नमस्कार। आज हम लागत वक्रों के विश्लेषण में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और वो है औसत लागत। चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम औसत बंधी लागत यानी एएफसी का देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों है। इसके बाद हम औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवीसी की बात करेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर उस बड़े सवाल का जवाब देंगे कि औसत लागत वक्र यू शेप का क्यों होता है। तो सबसे पहले ये औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट आखिर है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी चीज की एक यूनिट बनाने में जो खर्चा आता है वही उसकी औसत लागत है। और ये दो तरह के खर्चों से मिलकर बनती है। एक है औसत बंधी लागत यानी एएफसी और दूसरी है औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवीसी। इन दोनों को जोड़ दें तो हमें मिल जाती है कुल औसत लागत। चलिए, तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं और समझते हैं औसत बंधी लागत यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। औसत बंधी लागत को निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, बंधी लागत या फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो उत्पादन के साथ बदलती नहीं, जैसे फैक्ट्री का किराया। अब चाहे आप एक चीज बनाएं या 100, किराया तो उतना ही देना है। तो एएफसी निकालने के लिए हम इसी कुल बंधी लागत को उत्पादन की कुल इकाइयों से भाग दे देते हैं। अब इस तालिका को जरा ध्यान से देखिए। पहले कॉलम में उत्पादन की इकाइयां हैं 1 से लेकर 8 तक। दूसरे कॉलम में है कुल बंधी लागत जो कि 10 ही है, चाहे उत्पादन कितना भी हो, ये बदल नहीं रही। अब असली खेल है तीसरे कॉलम में जो है औसत बंधी लागत। जब हम 1 यूनिट बना रहे थे तो एएफसी थी 10, 2 यूनिट पर यह घटकर 5 हो गई, 3 पर 3.33 और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा है एएफसी लगातार कम होती जा रही है। और जो हमने अभी तालिका में देखा, ये ग्राफ बिल्कुल वही कहानी बता रहा है। देखिए, एक्स एक्सिस पर उत्पादन है और वाई एक्सिस पर लागत। जैसे जैसे उत्पादन दाईं ओर बढ़ रहा है, ये एएफसी वक्र लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये वक्र कभी भी एक्स एक्सिस को छुएगा नहीं। क्यों? क्योंकि कुल बंधी लागत कभी शून्य नहीं होती, इसलिए औसत भी कभी शून्य नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी उत्पादन कर लें। अब एएफसी वक्र की एक बहुत ही खास गणितीय पहचान है, चलिए उसे समझते हैं। तो एएफसी वक्र को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस वक्र के नीचे किसी भी बिंदु पर अगर आप एक आयत या रेक्टेंगल बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल हमेशा बराबर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां चौड़ाई है उत्पादन यानी Q और लंबाई है औसत बंधी लागत यानी एएफसी। और हम जानते हैं कि एएफसी को Q से गुणा करने पर हमें हमेशा कुल बंधी लागत यानी टीएफसी ही मिलती है, जो कि स्थिर है। इसीलिए ये सारे क्षेत्रफल बराबर हैं। अच्छा, तो ये तो हुई बंधी लागत की बात। अब कहानी के दूसरे और बहुत ही अलग किरदार पर आते हैं, औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब परिवर्तनशील लागत वो होती है जो उत्पादन के साथ बदलती है, जैसे कच्चा माल या मजदूरी। तो एवीसी है प्रति यूनिट परिवर्तनशील लागत। इसका बर्ताव बड़ा दिलचस्प होता है। ये पहले तो गिरती है, फिर एक न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर वापस ऊपर चढ़ने लगती है, और ये सब होता है घटते बढ़ते अनुपात के नियम की वजह से। चलिए इस तालिका में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। पहले कॉलम में उत्पादन है, दूसरे में कुल परिवर्तनशील लागत है जो उत्पादन के साथ बढ़ रही है, और तीसरे कॉलम में है हमारी औसत परिवर्तनशील लागत एवीसी। देखिए, पहली यूनिट पर यह 10 थी, फिर यह गिरना शुरू हुई 8.0, 7.0, 6.5 और छठी यूनिट पर यह अपने सबसे निचले स्तर 6.3 पर पहुंच गई। लेकिन उसके बाद 7वीं यूनिट पर यह बढ़कर 6.4 हो गई और 8वीं पर 7.0। तो साफ साफ एक यू आकार का पैटर्न दिख रहा है ना। और जब हम इन नंबर्स को ग्राफ पर बनाते हैं तो ये यू आकार और भी साफ नजर आता है। वक्र पहले नीचे आता है, एक न्यूनतम बिंदु तक पहुंचता है और फिर घटते प्रतिफल की वजह से वापस ऊपर की ओर जाने लगता है। तो अब तक हमने 2 अलग अलग कहानियां समझी, एक गिरती हुई एएफसी की और एक यू आकार की एवीसी की। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो कुल औसत लागत वक्र भी यू आकार का ही क्यों होता है? तो सोचिए क्या होता होगा जब हम लगातार गिरती हुई एएफसी वक्र को यू आकार की एवीसी वक्र के साथ जोड़ते हैं। यही वो पहेली है जो औसत लागत वक्र के मशहूर यू आकार के पीछे छिपी है। इस ग्राफ में ही सारे जवाब हैं। देखिए, यहां तीनों वक्र एक साथ हैं।
शुरुआत में AFC, जो कि नीली रेखा है, बहुत तेजी से नीचे गिर रही है। इसका असर इतना ज्यादा होता है कि ये AVC, हरी रेखा, की मामूली गिरावट के साथ मिलकर कुल औसत लागत AC, लाल रेखा, को भी तेजी से नीचे खींचती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद AFC का गिरना धीमा हो जाता है और ठीक उसी समय AVC बढ़ना शुरू कर देती है। अब AVC में जो बढ़ोतरी हो रही है वो AFC की गिरावट से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। नतीजा, कुल औसत लागत वक्र भी ऊपर की ओर मुड़ जाता है और हमें मिलता है हमारा U शेप। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो इस U आकार के पीछे 3 मुख्य सैद्धांतिक कारण हैं। पहला तो यही AFC और AVC का मिला-जुला असर जो हमने अभी देखा। दूसरा, घटते बढ़ते अनुपात का नियम जो AVC के आकार को तय करता है। और तीसरा, बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाले फायदे और नुकसान, यानी आंतरिक किफायतें और हानियां। तो कुल मिला के बात यह है कि औसत लागत वक्र का U आकार कोई इत्तेफाक नहीं है। ये असल में अर्थशास्त्र की 2 बहुत मजबूत ताकतों का नतीजा है। एक तरफ है बंधी लागत का ज्यादा से ज्यादा इकाइयों में बढ़ जाना और दूसरी तरफ है परिवर्तनशील प्रतिफल का नियम। जब ये दोनों ताकतें आपस में टकराती हैं तो हमें ये जाना पहचाना U आकार मिलता है।